पिछले 2 दिनों में जिस तेजी से राजनीति के मैदान में घमासान जारी है, जुबानी जंग छिड़ी हुई है, उससे 2024 की सत्ता की लड़ाई की पिच तैयार होती दिख रही है। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक कद्दावर नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने हुंकार भरी, तो तमिलनाडु से गृहमंत्री अमित शाह ने परिवारवाद की राजनीति पर जोरदार वार किया है। आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस और डीएमके दोनों 2G, 3G, 4G पार्टी है। देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। वो दिल्ली की जनता से वोट लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें पटना घूमना है, हमें चेन्नई घूमना है, हमें हैदराबाद घूमना है। महाराष्ट्र में आकर आप 20 मिनट का भाषण करेंगे और 20 मिनट में 7 मिनट आप उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ऊपर बात करेगा। यहाँ की जनता सुनने वाली नहीं है। जनता का विश्वास, जनता के वादे और जनता की विश्वसनीयता, ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति में। ये है आईपीएल यानी इंडियन पॉलिटिकल लड़ाई, और मैदान में राजनीति के बड़े बड़े महारथियों से लेकर हर पार्टी के राजनेता अपनी अपनी सियासी पारी खेल रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच 2024 से पहले ही राजनीति के मैदान में घमासान तेज होता जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर परिवारवाद की राजनीति पर कड़ा प्रहार किया है। मित्रों, कांग्रेस और डीएमके दोनों 2G, 3G, 4G पार्टी है। 2G के भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा। 2G मतलब 2 जनरेशन, 3G मतलब 3 जनरेशन और 4G मतलब 4 जनरेशन। देखिए, मारन परिवार 2G है, इसके 2 जनरेशन पॉलिटिक्स में आकर करप्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर रामलीला मैदान से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। दरअसल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने रैली की, जिसमें अरविंद केजरीवाल जमकर गरजे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सत्येंद्र जैन को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा सत्येंद्र जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं। अब बारी बीजेपी की थी। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरते हुए पलटवार किया। जो घोटाले आपने किए हैं, उन घोटालों के बारे में कहीं ना कहीं तो बताते कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, तो शायद अच्छा लगता कि आपको रामलीला मैदान में कुछ बोलने का हक और अधिकार है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी मोर्चा संभालते हुए आम आदमी पार्टी को घेरा। भ्रष्टाचार विरोधी बताने वाला अरविंद केजरीवाल आज अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चीख और चिल्ला रहा था और छिछोरेपन की भाषा पे उतरा हुआ था। इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए मोर्चा खोल दिया। मणिपुर में क्या होगा आप देख लीजिए। इतने बड़े वो पुरुष है ना, ये गुजरात के नेता है देश के, तो मणिपुर की हिंसा अब तक क्यों नहीं थमी? महाराष्ट्र के साथ और राज्यों में दंगे की स्थिति है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको बता दें कि शनिवार को अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उद्धव ने सीएम पद के लिए बीजेपी को धोखा दिया है। इस बीच राजस्थान कांग्रेस में भी अपनों के साथ ही प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राजनीति में भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं। जनता का विश्वास, जनता के वादे और जनता की विश्वसनीयता,
ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति में। और पिछले 20-25 सालों में जब से मैं राजनीति में हूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस विश्वास की कहीं आपको लगे कि कोई कमी आ गई। आज उनके पिता और कांग्रेस के दिवंगत नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। इस बीच आचार्य प्रमोद ने ट्वीट कर सुबह ही कहा था कि राजस्थान का तापमान बहुत ज्यादा है, खुदा खैर करे। जाहिर है उनकी नजर राजस्थान की पॉलिटिक्स पर है। एनसीपी में भी चाचा भतीजे की लड़ाई जोर पर हुई। फिलहाल शरद पवार ने ऐसा फैसला लिया कि उनके भतीजे अपना हाथ मलते रहे। हालांकि एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा है कि कौन कहता है कि अजीत पवार नाखुश हैं। Who says he is not happy? Has anybody asked him? वैसे शरद पवार ने पावर प्ले में 2024 का ताना बाना बनाना शुरू कर दिया है, जबकि सुप्रिया सुले पार्टी को मजबूत करने में जुट गई हैं। आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं, वो भी अपने परिवार के साथ, जबकि आरजेडी बिहार से बाहर आकर 2024 पर नजरें लगाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये बात थी सियासत की, और अब देश हित में बात करेंगे संस्कृति की। तो काशी में प्राचीन और आधुनिक भारत की संस्कृति के रंग बिखरे हैं। G20 के मेहमानों के लिए काशी दुल्हन की तरह सजी है। अलग अलग देशों से आए मेहमान मां गंगा के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। 13 जून तक होने वाली G20 की बैठक में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की चुनौतियों पर चर्चा होनी है। काशी की रंगत और G20 की बैठक पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दिव्य काशी, भव्य काशी, पूरी दुनिया को संदेश दे रही है। दुनिया के सबसे प्राचीन शहर में विदेशी मेहमानों का शहनाई बजाकर परंपरागत स्वागत बेहद खास है। G20 की बैठक के लिए काशी का नया लुक अद्भुत और अद्वितीय है। वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ काशी सभी मेहमानों का स्वागत कर रही है। काशी दिन में जितनी सुंदर नजर आती है, उतनी ही खूबसूरत रात में भी दिख रही है। दिन में सूरज की रोशनी में पूरा शहर चमक रहा है, तो रात में रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी वाराणसी की शान को अलग ही पहचान दे रही है। पूरे जो आने जाने का रास्ता है वो बिल्कुल भव्य बनाया गया है, ताकि जो मेहमान हैं उन्हें काशी की इस भव्यता का अंदाजा लग सके, और अलग अलग जो देश हैं उनके सभी देशों के जो राष्ट्रीय झंडे हैं उन्हें भी लगा दिया गया है। यानी सड़कों पर पूरी सजावट कर दी गई है। इसके साथ ही पूरे काशी को सजा दिया गया है। हर मकान आपको दिखेगा कि मकान हो या प्रतिष्ठान हो, सभी को एक रंग में रंग दिया गया है। सभी के कलर एक हैं और सबको टचअप देने की कोशिश की गई है। काशी जो कि मंदिरों का शहर है, जो धार्मिक, आध्यात्मिक और आधुनिकता का शहर है, ऐसे में इन तमाम चीजों को यहाँ पर उकेरा गया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले 20 देशों के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स के अलावा 200 से ज्यादा डेलीगेट्स 13 जून तक अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। G20 देशों के डेलीगेट्स बैठक में अपने अपने देशों का विकास मॉडल और तकनीक शेयर करेंगे। काशी में G20 की बैठक भारत के कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। 12 जून यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली बैठक से जुड़ेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शनिवार से ही वाराणसी में हैं। काशी के निवासी जो हैं इसका पूरा स्वागत करेंगे, और G20 के जो भी डेलीगेट आएंगे उनको काशी देखने का उनका सौभाग्य होगा। और पूरा मैं यहाँ मुख्यमंत्री और यहाँ की शासन जो है उनको मैं बधाई भी देता हूँ और मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कार्यक्रम अच्छा जाएगा। G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक में अगले 100 साल की चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही समाधान का प्लान भी तैयार किया जाएगा। बैठक के दौरान पिछले आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी से निपटने का खाका भी खींचा जाएगा। साथ ही भविष्य में मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, तकनीक, बीमारी और संस्कृति के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी मंथन होगा। द्विपक्षीय वार्ता के साथ ही
तमाम वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो भारत और दुनिया भर को प्रभावित करते हैं उन सभी पर बातचीत होगी। खासतौर पर जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और जिस तरह की असमानता पूरे दुनिया में है उसको भारत किस तरीके से अगुवाई कर सकता है, और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में सितंबर महीने में भी रखा जाएगा। यानी यहाँ जो बातचीत होगी, जिस तरह की बैठकें होंगी, ये सब दुनिया के आगे एक तरह के विजन पेश करेंगे। बैठक के लिए पुख्ता इंतजामात पूरे हो चुके हैं। आज सुबह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टी के दलित कार्यकर्ता के घर ब्रेकफास्ट किया। उन्होंने इसकी तारीफ की और G20 की बैठक के लिहाज से इसके मायने भी बताए। बिल्कुल बनारस का नाश्ता जो मैंने इतना सुना है ना कि अनाज का एक मैसेज भी है। नहीं बिल्कुल ना, देखिए मोटे अनाज का मैसेज जो है आज से आप जानते हैं G20 का कार्यक्रम होगा। ये भी G20 का जो लोग ये माने फूड सिक्योरिटी, जो अनाज या ऊर्जा या खाद के विषय पे जो चर्चा आज होगी, तो इसमें जरूर ये मिलेट का मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। वाराणसी में G20 की ये दूसरी बैठक है। इससे पहले अप्रैल में भी G20 देशों की कृषि वैज्ञानिकों की बैठक संपन्न हो चुकी है। अब 13 जून तक चलने वाली विकास मंत्रियों की बैठक भी कई लिहाज से अहम है। वाराणसी से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं भारत की ताकत और चीन की जलन की। तो चतुर चीन भारत को हमेशा धोखा देने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन चीन की चाल को भांपते हुए भारत के 2 योद्धाओं ने अरब सागर में ऐसा एक्शन दिखाया कि चीन की चतुराई धरी की धरी रह गई। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत की अगुवाई में नेवी की एक पूरी टुकड़ी युद्धाभ्यास में जुटी थी और दिल चीन का बैठा जा रहा था। सागर के शैतान पर पैनी नजर। इंडियन नेवी ने चीन को चौंकाया। भारत के योद्धाओं को देख डरा चीन। चीन के सीने पर सांप नहीं ड्रैगन लोट लगा रहा है, क्योंकि चीन ने समुद्री रास्ते से भारत के खिलाफ कोई हिमाकत की तो उसकी खैर नहीं। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के साथ एक बड़ा रणनैतिक अभ्यास किया है। आपको बता दें कि पहली बार किए गए ऐसे अभ्यास में नौसेना ने अपने 35 फाइटर जेट्स के अलावा कई दूसरे एयरक्राफ्ट, सबमरीन और जंगी जहाजों को अभ्यास में उतारा। खास बात यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जब भी समुद्र में जाता है तो वो अकेले नहीं होते, बल्कि उनके साथ सबमरीन और दूसरे जंगी जहाज भी होते हैं। इस तरह से ये एक पूरा बेड़ा बन जाता है, जिसे कैरियर बैटल ग्रुप यानी CBG कहते हैं। एक की कमान रूसी मूल के INS विक्रमादित्य के पास थी, तो दूसरे को INS विक्रांत लीड कर रहा था। दोनों कैरियर करीब 44,000 टन वजनी हैं। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मदवाल ने कहा कि हिंद महासागर और उससे आगे समुद्री सुरक्षा व शक्ति को बढ़ाने की भारतीय नौसेना की कोशिशों में यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय सेना ने अपने पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के साथ पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात करके अरब सागर में अभ्यास किया। इस दौरान दोनों कैरियर्स के साथ सबमरीन और दूसरे जहाज भी थे, जिन्होंने भारत की समुद्री सीमा से परे जाकर अरब सागर में अभ्यास किया। साफ है, चीन की चालाकी पर हिंदुस्तान ने होशियारी से जवाब दिया है। हिंदुस्तान के पास, नेवी के पास इतनी शक्ति है कि वो कंप्लीट सी कंट्रोल और सी डोमिनेशन कर सकते हैं इंडियन ओशन रीजन में, स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से लेके हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक। और अगर उसने कुछ भी LAC के ऊपर गड़बड़ी की तो हिंदुस्तान उसका सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को काट देगा, और उसका जो 50 से 55% ट्रेड होता है, खास करके 80 to 85% उसका जो ऑयल और गैस आता है मिडल ईस्ट से, उसको हर प्रकार से बंद कर सकता है। INS विक्रमादित्य को रूस से खरीदा गया था।
और इस पर मिग-29 फाइटर जेट्स के अलावा कामोवा, शेतक, चीता और स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स ALH की तैनाती होती है। INS विक्रांत को पिछले साल नौसेना में शामिल किया गया था। इसी साल इस पर मिग-29 और स्वदेशी फाइटर जेट LCA की लैंडिंग और टेक ऑफ की शुरुआत की गई है। पिछले हफ्ते ही INS विक्रांत पर एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर रोमियो की रात में लैंडिंग भी कराई गई। आपको ये भी बता दें कि कुछ और परीक्षणों के बाद INS विक्रांत सभी किस्म की उड़ानों के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। 45,000 टन के INS विक्रांत पर मिग-29 के अलावा स्वदेशी LCA की तैनाती की जा सकती है। भारतीय नौसेना के पास मौजूदा सभी हेलीकॉप्टर्स को इस पर तैनात किया जा सकता है। हिंदुस्तान ने सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज की है अरब सी में, जिसमें विक्रमादित्य और विक्रांत दोनों जो हिंदुस्तान के अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एक रशिया वाला और एक इंडिजिनस, ये दोनों शामिल हुए। कई सबमरीन शामिल हुई, कई जंगी जहाज और नेवी के लगभग 35 से 37 हवाई जहाज। इसके अलावा लैंड बेस्ड हवाई जहाज जो है SU-30 ने 8 घंटे लगातार एरियल रिफ्यूलिंग के माध्यम से अरब सी के अंदर कई टारगेट्स को प्रिसीजन अटैक किया। भारतीय नौसेना के सामने चीन की नौसेना की बड़ी चुनौती है। चीन की नौसेना ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल कर लिए हैं और 2 अगले 4 सालों में शामिल हो जाएंगे। चीन अपने नौसेना में 10 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने की तैयारी में है। भारतीय नौसेना भी इस चुनौती का सामना करने के लिए तेजी से तैयार हो रही है और खुद को आधुनिक बना रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी दौरे पर होंगे, लेकिन उससे पहले चीन के दादागिरी को कुचलने के लिए खास चर्चा भी होगी। जाहिर है इस तरह के अभ्यास चीन को कड़ा संदेश देने के लिए भी जरूरी है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।